देखें A2 में होता क्या है कि दो पार्ट्स होते हैं हमारे पेपर के। एक होता है ऑल टू ऑल थ्योरी, ठीक है। और दूसरा वो पार्ट, इसमें आप ना बाकी सारी चीजें इंक्लूड जो वो कर सकते हो ना। आप इसमें जो वो कैलकुलेशंस इंक्लूड जो ये कर सकते हो, यानी मोल्स ना, रीजंस सॉरी इक्वेशंस आप उसमें इंक्लूड जो वो कर सकते हो, जो दूसरा पार्ट है। और उसके अलावा आप इसमें बाकी सारी चीजें, जो भी चीजें आप इसमें वो ये पॉसिबल है, वो आप इसमें जो ना लेके आ सकते हो। डायग्राम हो गए एंड ऑल दैट, रिएक्शंस हो गए, रिएक्शन की ये बाकी चीजें हो गई, तो सब कुछ ना। अब ये जो दो वो पार्ट हमारे पास है ना, इस वाले वो पार्ट में मार्क्स स्कोर करना मुश्किल है। ये एक डिफिकल्ट जो है ना वो पार्ट होता है। ये एक डिफिकल्ट पार्ट है, इसमें मार्क्स स्कोर करना मुश्किल होता है। इसमें अनसीन चीजें भी आ जाती हैं, खास तौर पे जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आते हैं वो काफी वो मुश्किल आ जाते हैं। थ्योरी का जो वो पार्ट है, अब इसमें एक चीज को समझाता हूँ। वैसे ये इजी होता है, लेकिन ये अनसीन होता है। ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें अक्सर अनसीन जो है वो पार्ट आता है, यानी कि इससे पहले उस टाइप की चीजें बहुत ही कम कोर्स में आई। थ्योरी में क्या होता है? थ्योरी में ये इजी है। ये इजी क्यों है, सिर्फ ये बात को समझा रहा हूँ। क्योंकि इसमें रिपीटेड वो चीजें आती हैं तो ज्यादातर। ये वाला पार्ट इजी क्यों है तो थ्योरी का? क्योंकि उसमें ज्यादातर रिपीटेड वो चीजें आती हैं, जो चीजें आपने पहले करी हुई है ना। यानी कि आपने अगर पिछले लेट से 15 ईयर्स के भी पास्ट पेपर्स आपने वो थ्योरी के वो समझ के कर लिए, तो आप बड़ी आसानी से वो थ्योरी का पार्ट कर लोगे। अब ये जो थ्योरी का पार्ट होता है ना, इसकी वेटेज वेरी करती है 35 से लेके 54 मार्क्स तक, यानी टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है ना आपका। पी फोर मेन की बात कर रहा हूँ। तो 35 से लेके 50 वो मार्क्स वो थ्योरी के होते हैं। 35 से लेके 50 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं। अगर आपने ये मार्क्स स्कोर वो कर लिए तो लाजमी लाजमी आपका ए स्टार आएगा। अगर ए स्टार नहीं आया तो ए तो लाजमी आएगा। आपने थ्योरी लाजमी करके जानी है। और आप ये देखोगे भी कि मैं जब भी आपको पास पेपर्स कराऊंगा, तो थ्योरी का पोर्शन मैं अलग से कराऊंगा, यानी थ्योरी के पास पेपर्स मैंने अलग से अपने पास को लिखे हुए, वो मैं बच्चों को अलग से जो है ना वो कराता हूँ। जैसे ये फर्स्ट वो टॉपिक पर लेटेस्ट एनर्जी का, इसका ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसके ये क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर से ही जो है ना वो चुन चुन के वो निकाले हुए हैं, ठीक है। ये सारे ये लेटेस्ट एनर्जी के हर टाइप के ये वो क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, ठीक है। तो ये मैंने अलग से वो कराए हुए हैं। और फिर इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ये रहा। कहाँ गया कैलकुलेशन वाला पार्ट? पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट अलग होगा और जो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो उसका अलग होगा ना। और एक कंप्लीट पास्ट पेपर्स भी मैं आपको सेंड को कर दूंगा ना, ठीक है। जब आप करोगे, आप तो एज ए पूरा होल वो कंप्लीट ही जो वो करोगे, ठीक है। तो इस वो तरीके से हम हमें अच्छा, अब थ्योरी में ना, अब थ्योरी के लिए भी सुन लो। थ्योरी दो पार्ट्स में जो वो डिवाइड होती है। थ्योरी में एक होती है डेफिनेशंस। थ्योरी हमारी दो पार्ट्स में जो वो डिवाइड होती है। एक होती है कैलकुलेशन, ठीक है, सॉरी, एक होती है डेफिनेशंस, और एक होता है हमारे पास रीजनिंग, जो रीजंस आते हैं। जो डेफिनेशन हमारे पास होती है ना, वो समझो 10 to 15 तो मार्क्स की आती है। जो डेफिनेशंस होती हैं वो हमारे पास 10 to 15 तो मार्क्स की आती हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो रीजनिंग के ऊपर होता है, ठीक है। डेफिनेशन तो जाहिर सी बात है वो सी नहीं होगा। रीजनिंग के अंदर भी आप ये समझो कि 20% रीजनिंग अनसीन होती है, जिससे पहले कभी आई नहीं होती है। 80% रीजनिंग जो वो सीन होती है, यानी कि जो आपने करी हुई होती है पास्ट पेपर्स में। तो इसलिए जो थ्योरी है उसका बड़ा तगड़ा हैवी जो ये वेटेज होता है।
आपके ए या हे स्टार में। तो बेटा इस बात को ध्यान से सुनना है और इसके ऊपर अमल भी करना है कि थ्योरी हमारी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है वो होनी चाहिए। थ्योरी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, कैलकुलेशंस वगैरह में क्या होता है ये, इसमें भी आप ये बोल सकते हो कि इसमें अ, कुछ ना कुछ जो है ना वो ट्रिकीनेस जो है ना वो डाल देते हैं। बाकी जो 100 में से रिमेनिंग पार्ट है वो कैलकुलेशंस, इक्वेशंस और रिएक्शंस वगैरह से आता है ना। ठीक है, अब इसमें जो है वो हैनामार हो गया। हैनामार में जैसे होती है ना कि आपको जो एनालिटिकल वाला पार्ट है उसको आप यहाँ पे वो बोल सकते हो, उससे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वो रिएक्शंस आ जाते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक के आ जाते हैं, पॉलीमराइजेशन के आ जाते हैं, कैलकुलेशन आ जाती है एनर्जेटिक्स की, इक्विलिब्रिया की, रेट ऑफ रिएक्शन की, और उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कैलकुलेशंस आ जाती हैं। इक्वेशंस हमारे पास जो हैं वो ट्रांजिशन वो मेटल में काफी जो ये वो ज्यादा आती हैं। फिर इसके अलावा वो इक्वेशंस इक्विलिब्रिया में भी पूछ जो वो लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आपका एग्जाम आता है। अब हमारे पास जो वो आता है ना, जो टॉपिक्स यहाँ पे हमारे पास है, अब उनका रिलेशन जो जो पहले हमने पढ़ा है उससे ये कितना है, ये आपको वो समझा रहा हूँ। सबसे वो पहला टॉपिक हमारे वो लेटेस्ट एनर्जी। ये जो एनर्जेटिक्स है ना, ये उसकी जो वो कंटिन्यूटी है। जो एनर्जेटिक्स हमने पढ़ा है एग्जैक्टली उसी की वो कंटिन्यूटी है ना। इसमें बहुत सारी चीजों का जो अगर आपने एस वो लेवल में एनर्जेटिक्स जो है वो डेप नहीं किया हुआ है तो आपको मुश्किल वो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं एक दफा जो हेजिस ये बोला है वो रिवाइज ये वो कराता हूँ, क्योंकि उसके बगैर लेटेस्ट एनर्जी वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वही जो हेजिस वो लॉ आपने किया है उसी की कंटिन्यूटी होती है ये पॉन हाइबर साइकिल जो यहाँ पे वो काम आता है। तो इसका जो है वो पार्ट एएस में था, आईजीसीएसई में इसका कोई ऐसी चीज हमने को नहीं पढ़ी। फिर आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है वो लेटेस्ट एनर्जी की ही वो कंटिन्यूटी है ना। ठीक है, और इसका एज सच जो है ना कुछ वो ताल्लुक नहीं है, बट इसमें जो एएस लेवल में हमने जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किया था उसके वो क्वेश्चंस एंथैल्पी के वो साथ आ जाते हैं। जो एंथैल्पी चेन ऑफ फॉर्मेशन हेजिस लॉ से हमने कैलकुलेट किया था उसके वो क्वेश्चंस एंट्रोपी में वो आ जाते हैं। तो उसका वो कनेक्शन आप एस वो लेवल से जो है वो कर सकते हो। बाकी आईजीसीएसई से इसका कोई ऐसा जो है वो पार्ट नहीं है। थोड़ा अगर आप पार्ट वो बनाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से इसका पार्ट वो बना सकते हो, जो आपने जो आप उसमें किया था आईजीसीएसई में ना, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो हम इसको जो के बोलते थे, उससे थोड़ा बहुत जो है ना उसके थोड़े बहुत वो कॉन्सेप्ट एंट्रोपी में वो काम आते हैं। फिर उसके बाद हमारा रिएक्शन को ये काइनेटिक्स हो गया। रिएक्शन को काइनेटिक्स में तो एस लेवल से ज्यादा ए टू का जो पार्ट है वो जब ये काम आता है। ए टू में जो हमने ग्राफ वो पढ़े थे वो सारे जो है ना यहाँ पर वो काम आएंगे, क्योंकि वो कोई भी वो ग्राफ आपको याद होगा जो हम ये ग्राफ वो पढ़ते थे, जो हम ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का वो ग्राफ जो ये बनाते थे आईजीसीएसई या हो लेवल्स में, वही सेम चीज यहाँ पर आएगी। फिर वो आपसे जो है ना डिफरेंट चीजें जो वो ये पूछेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, ये वगैरह ना। ठीक है, तो इसका काफी तगड़ा रिलेशन जो है आईजीसीएसई से है। जो ग्राफ्स हैं वो आते हैं। ठीक है, एस लेवल का कोई खास वो पार्ट नहीं, यानी कि जो आपके पास जो आईजीसीएसई में आपने वो पढ़ा है ना रेट ऑफ रिएक्शन, वो उसको कुछ ये एस में वो डिवाइड कर देते हैं, कुछ ए टू में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो उसी का जो एडवांस जो ये जो आपने आईजीसीएसई में रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, उसी को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा एस में देते हैं, थोड़ा ए टू में देते हैं। जो जाहिर सी बात है जो ज्यादा डिफिकल्ट ये पार्ट होता है वो ए टू में आता है। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एएस में है था नहीं, एग्जैक्टली सेम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने आईजीसीएसई में पढ़ी है वो ये टू में आती है। अब अगर आपने याद करके नहीं पढ़ी है, समझ के पढ़ी है ना, कि अगर मेटल में जो हम ये पढ़ते थे ना, जो 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 रिएक्टिविटी सीरीज है, जो लेस वो रिएक्टिव होता है वो जो वो डिपॉजिट होता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है कि जो लेस रिएक्टिव वो डिपॉजिट क्यों हो रहा है, तो आपके लिए हेटू की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इजी होगी। इसका डायरेक्ट जो रिलेशन आईजीसीएसई से है। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया का जो पार्ट है वो दैट्स बात है ए से वो कनेक्टेड है। जो केसी वो ये जो केसी केपी आपने पढ़ा है वो उसी की वो कंटिन्यूटी है जो इसमें पढ़ेंगे। उसको बेसिकली हम आयनिक के इक्विलिब्रिया हम बोलते हैं। मैंने खाली यहाँ पे इक्विलिब्रिया जो के लिख दिया, क्योंकि कोर्स में इक्विलिब्रिया जो के लिखा होता है
लेकिन हम उसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो ये आपका पूरा फिजिकल जो वो पार्ट था इसका। फिर इसी तरीके से आपका इसमें फिर आता है इनऑर्गेनिक का पार्ट। इसी तरह से फिर आपके वो पास आता है इनऑर्गेनिक का पार्ट। इनऑर्गेनिक का पार्ट जो है, ये कैसे होता है हमारे पास। इनऑर्गेनिक में एक ट्रांजिशन मेटल आता है, इसकी पूरी पूरी दुनिया ही अलग है। इसका थोड़ा बहुत जो आपको याद होगा, वो मेटल्स में हमने एक इंट्रोडक्शन किया था ना, उससे कहीं आप थोड़ा बहुत इसका जो है ना कोई रिलेशन वो बना सकते हो, नहीं तो ट्रांजिशन मेटल की पूरी दुनिया ही अलग है। ट्रांजिशन मेटल में इक्विलिब्रियम का पार्ट भी आता है, एंट्रोपी का पार्ट भी आता है, लैटिस एनर्जी का पार्ट भी आता है। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल सबसे बड़ा वो टॉपिक है कोर्स का, और बहुत तगड़ी वेटेज जो है ये रखता है। बहुत आसान पर टॉपिक है, इसमें इतनी कि उसकी कोई थ्योरी है नहीं ना, लेकिन इसके पास पेपर्स जो है वो बहुत है। यानी कि अगर आप वो करना चाहो तो आपको ठीक ठाक टाइम जो है ना सिर्फ इसी में जो है वो लग जाएगा आपको। ठीक है। और ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आसान चीज जो है वो नहीं है। यानी कि आपने इसको सही इसको जो है ना इज्जत रिस्पेक्ट जो है ना ट्रांजिशन मेटल्स को वो देनी है, क्योंकि ये वेटेज इसकी अच्छी खासी है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रुप टू। जो ग्रुप टू आपने आपको याद होगा, ग्रुप टू में आप जो है ना जब आपने हेयर्स में वो पढ़ा था वो ये ग्रुप टू, तो जब हम लोग ये प्रॉपर्टीज वो पढ़ते थे, तो उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज ऐसी पढ़ी थी जिनका हमने जिनके रीजंस नहीं के पढ़े थे कि ऐसा क्यों होता है। एक थी वो सॉलिबिलिटी और एक थी थर्मल स्टेबिलिटी। जो ग्रुप टू के सल्फेट्स और जो हाइड्रो ऑक्साइड्स होते थे, इनकी जो सॉलिबिलिटी थी, उसका हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि वो डाउन द ग्रुप और अप द ग्रुप इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। ये हमने नहीं को पढ़ा था कि क्यों होते हैं। सेम इसी तरीके से जो थर्मल स्टेबिलिटी थी नाइट्रेट और वो कार्बोनेट की, सिर्फ हमने उसका क्या वो पढ़ा था कि वो डाउन द ग्रुप जो है वो मोर स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं ये हमने नहीं वो पढ़ा था। अब वो होते क्यों है वो हम ए टू में वो पढ़ेंगे। सिर्फ दो चीजें आएंगी ग्रुप टू में, एक थर्मल स्टेबिलिटी आएगी वो नाइट्रेट की और वो कार्बोनेट की, और दूसरा सल्फेट और हाइड्रोक्साइड की वो सॉलिबिलिटी आएगी। बहुत छोटा सा वो टॉपिक एक ही दिन में जो ये हो जाता है। फिर उसके वो बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनिक वो केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाकई में मुश्किल होती है। मैं कोई आपको वो डरा नहीं रहा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाकई में मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। रीजन ये कि रिएक्शंस जो ना ये वही होंगे जो आपने हेस में करे ना, ज्यादातर उसी टाइप के होंगे। लेकिन जो स्ट्रक्चर वो बेंजीन में वो बनवाता है ना, तो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर, एक डिफिकल्ट स्ट्रक्चर जो इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उस चीज में सिर्फ स्टूडेंट को वो मुश्किल होती है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज में मुश्किल होनी चाहिए। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास पूरी ये ऑर्गेनिक तो यही है ना। अच्छा, ऑर्गेनिक में जो चीज आपके पीछे से आएगी ना जो हेल्प करेगी, वो आपको करेगी पॉलीमराइजेशन। वैसे तो हेयस का पूरा पार्ट ऑर्गेनिक में आता है, ये बात याद को रखना। यानी कि एएस में आप जो भी करोगे, जो जो भी आपने रिएक्शन किया है, हर रिएक्शन ए टू में आता है। एएस में आपने जो भी रिएक्शन किया है, एएस में आपने जो भी रिएक्शन किया है, हर रिएक्शन ए टू में आता है। एएस में आपने जो भी रिएक्शन किया है ए टू जेड, हर रिएक्शन ए टू में आता है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ए टू में मुश्किल ही इसलिए होती है कि आप जो ए टू में स्पेसिफिक रिएक्शंस है वो तो आप कर लेते हो। ए टू में जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं वो तो आप वो कर लेते हो। सही है। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनमें जो वो मुश्किल होती है, यानी कि जो एएस का वो पार्ट होता है उसमें आपको जो वो मुश्किल होती है। ठीक है। अच्छा, फिर देन इसके बाद अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आती है ये पॉलीमराइजेशन। यानी कि आपका जो हेटू में जो ऑर्गेनिक आएगी, जिसमें वो बेंजीन होगा, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है। इसके बाद आपके ये पास आते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो आती है ना हमारे पास, पॉलीमराइजेशन एग्जैक्टली वही है जो हमने ओ लेवल्स में करी है जिसी से। एग्जैक्टली वही वो पॉलीमराइजेशन उठा के ए टू में जो है वो डाल देता है। ठीक है। जो अच्छा, जो आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में हमने ये पॉलीमराइजेशन ये करी थी, उसमें जो एडिशन की पॉलीमराइजेशन थी वो एस में थी, और जो कंडेंसेशन की पॉलीमराइजेशन है वो ए टू में आती है। वही एग्जैक्टली सेम कंडेंसेशन की पॉलीमराइजेशन है, पर जिसमें अमाइनो एसिड का फर्दर एडिशन जो है वो हो जाता है। वहां पे आपने जो अमाइनो एसिड है वो पढ़ा था, वो आपने बिल्कुल वो पॉलीमराइजेशन के
मेथड से ये पढ़ा था। यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका स्ट्रक्चर जो वो चेंज ये हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी एनालिटिकल ये वो केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले आपके पास आएगी क्रोमेटोग्राफी, जिसमें ये थिन लेयर और एक गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आपके पास आता है। ठीक है। आपको तो याद होगा, आपने एएस में पढ़ी थी वो पेपर क्रोमेटोग्राफी थी, सॉरी, जो आईजीसीएसई में आपने पढ़ी थी वो पेपर क्रोमेटोग्राफी थी। यहाँ पे थिन लेयर और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आती है। फिर देन उसके बाद एक टॉपिक आता है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वो टॉपिक है, और वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ये वो टॉपिक है टू स्कोर गुड मार्क्स ना। यानी कि इसमें वो मार्क्स स्कोर करना हद से ज्यादा इजी है। बट ये एक मिसअंडरस्टूड जो टॉपिक है, जितना इसको मुश्किल करते हुए चले आओगे ये उतना मुश्किल होता हुआ चले जाएगा। यानी कि आपने सिर्फ इसमें वो करना है क्या है, जो ग्राफ आपको वो दिया हुआ है उससे आपने वो देखना है और ये बताना है कि मेरे पास क्या चीज है बस। अगर आप जो चीज वो कोर्स में नहीं है उस तरफ ये चले आओगे तो मुश्किल होगी। बहुत इजी वो टॉपिक है। मैं ये क्रैश कोर्स में एक ही वो दिन में जो है ना ये एनएमआर और सीएनएमआर जो करा देता हूँ, लेकिन वो क्रैश कोर्स में होता है और वो बच्चों के समझ में आ जाता है। कुछ समझ में आए ना आए, एनएमआर जो वो लाजमी आ जाता है। सही। तो ये हमारे पास जो एक ये वो कंटेंट था उसका ये रिव्यू होता है। अब देखो हमारे पास दो जो है यहाँ पर एग्जाम होते हैं। एक हमारे को पास होता है P4 और एक होता है P5। अच्छा, A2 की जो वेटेज होती है वो 54% होती है, 50% एएस की होती है। ठीक है। जो हमारे पास जो टोटल होते हैं मार्क्स, अब जो P4 होता है वो 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। 2 आवर्स जो वो टाइम होता है, टाइम मोर देन इनफ होता है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं पूरा नहीं, ये हमारा पूरा नहीं हुआ। पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने ये थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करी। तो अगर आप थ्योरी के रीजंस की एक प्रॉपर प्रैक्टिस करके के जाओ तो बहुत आसानी से आपका जो एग्जाम है वो 2 आवर में पूरा ये हो जाता है, 2 आवर से पहले। अच्छा, अब जो टोटल जो आपका हे लेवल्स है ना उसका 50% ए ये हेटू में काउंट होता है, 50% एएस में होता है। 50% ए टू में होता है, 50% एएस में होता है। तो जो 50% ए टू का है ना, तो उसमें से 38.5% P4 होता है काउंट। यानी P4 की वेटेज ही आपका जो है ना एएस जो A2 का ओवरऑल वो रिजल्ट, ए लेवल्स का ओवरऑल रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। आपने अक्सर जो वो देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स के एएस में ये सी आ गया, लेकिन ओवरऑल उनका हे बन गया A2 को देने के बाद, क्योंकि हे टू में आपने P4 में अच्छे मार्क्स स्कोर ये कर लिए। यानी कि आपका ग्रेड बहुत अच्छा जो ये बन सकता है। 6 to 10 जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें P4 में, नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 तक होते हैं, 9 to 10 तक होते हैं। 9 के आसपास जो है वो क्वेश्चन हमें को देता है। ठीक है। 6 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ठीक है। अगर जैसे वो क्वेश्चन को कम आते हैं तो वो ज्यादा ट्रिकी जो है वो पेपर होता है, क्योंकि उसमें उसने एक ही वो क्वेश्चन में पूरा जो है ना वो सिलेबस कवर के किए हुए होते हैं। यानी हर हर ये क्वेश्चन में पूरा वो सिलेबस उसने उठा के वो दिया हुआ होता है। एक पार्ट जो है वो इलेक्ट्रो ये केमिस्ट्री से है, एक पार्ट इससे, एक पार्ट उससे। तो ये थोड़ा वो मुश्किल होता है। अगर क्वेश्चन जो वो ज्यादा आते हैं तो वो पेपर आसान होता है। ठीक है। इसी तरीके से पेपर 5, अच्छा ये मेरे वो है ना कि मुझे जो वो फील होता है एज ए टीचर। अब हमारे पास आ गया पेपर 5। पेपर 5 में हमारे पास जो वो क्या होता है भाई, 30 मार्क का ये एग्जाम होगा। 1 hour 15 मिनट इसका टाइम होता है। आउट ऑफ 50% 11.5% इसकी वेटेज होती है। 2 से 4 इसे जो वो क्वेश्चन आते हैं। ये आप ये बोल सकते हो कि ये A2 का एटीपी है। जो आपने जीसीएससी में एटीपी दिया था ना, ये वो है। ये भी काफी आसान होता है, इसके भी फिजूल में जो है ना, असल में वजह ये कि ये अक्सर टीचर नहीं वो पढ़ाते हैं। सही है, ये स्किप को करवा देते हैं। यहाँ पे 2 3 को क्लासेस नहीं और स्किप जो वो करवा दिया। हम ऐसा जो है नहीं वो करेंगे। हम जैसे जैसे हम फर्ज करो वो लेटेस्ट एनर्जी कर रहे हैं, लेटेस्ट एनर्जी के बाद जो एनर्जेटिक्स का जो पेपर 5 के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इसके वो साथ कर लेंगे P4 के साथ, ताकि ये हमें फील ही ना हो कि P4 अलग है, P5 जो है वो अलग है। जैसे हमने P4 में अभी ये लेटेस्ट एनर्जी अभी स्टार्ट करेंगे, हमने वो कर दिया। हमने वो नेक्स्ट वीक लाइट से या उससे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट एनर्जी वो खत्म कर दिया। फिर P4 के इसके हमने ये क्वेश्चंस करे, क्वेश्चंस करने के बाद P5 के उसके ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ताकि ये वो फील ना, ताकि ये हैंड में वो बचे ना। ये ना हो कि सर एंड में मैं वो ये क्लासेस लूँ तो इसमें और कंफ्यूजन होती है और कुछ भी नहीं होता। फिर इसके अलावा अच्छा एक बात को बता दूं, ओवरऑल जो होता है ना जो हेस में हम जो ओवरऑल हेटू है,
जो ओवरऑल, सॉरी सॉरी, ये ए लेवल्स है। जो P1 हमने एएस में दिया उसकी ये वेटेज होती है 15.5 ये परसेंट। अच्छा, इसकी टोटल वेटेज लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये होती है 50% ना। एएस की भी 50 और A2 की भी 50, तो दोनों को ये कंबाइन करके बनता है 100 ना। तो उसमें से जो P1 है ना, वो 15.5% होता है काउंट। P2 23% काउंट होता है। P3 जो है वो 11.5% काउंट होता है। P3 और P5 की वेटेज सेम होती है। P5 जो है वो 11.5% है, और बाकी इन दोनों की जो कंबाइंड वेटेज होती है वो किसकी होती है, P4 की, इसमें यहाँ पे 38.5। यानी कि दो जो मेजर चीजें जो आपके मार्क्स आप करेंगी वो ये दोनों है, P4 ऑफ A2 एंड P2 ऑफ AS। अगर आप दोनों की टोटल वेटेज को निकालो तो 23 प्लस 38.5, तो ये 61.5% बनते हैं आपका टोटल कोर्स का। तो अगर आपने इन दोनों में मार्क्स अच्छे स्कोर कर दिए तो इंशाल्लाह यू विल गेट योर जो भी आपने उम्मीद करी होगी। सही।